हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग दूसरा जो चैप्टर है बहुपद चैप्टर क्लास 10th का उसका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो है द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। देखिए, अगर इसका मतलब अगर हम लोग समझना चाहेंगे, द्विघात बहुपद तो आप लोग जानते हैं, जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ये एक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद तो जान रहे हैं। उसके शून्यकों, अब इसका शून्यक भी कुछ होगा जो इसको शून्य के बराबर करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? जरूरी नहीं है कि हर द्विघात बहुपद का हो, ये तो हम लोग पहले डिस्कस कर ही चुके हैं। लेकिन अगर इसका शून्यक समझ रहे हैं आप लोग तो बताइए। इसके शून्यक का मतलब हुआ जो इसको शून्य के बराबर कर दे। ये तो समझ रहे हैं, शून्यक भी आप लोग समझ रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत? उसके बाद गुणांक भी याद कीजिए, गुणांक भी हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले। जैसे बताइए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है? यहाँ पीछे में कौन सी संख्या है गुणांक के रूप में? कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। यहाँ एक्स का गुणांक 1 है और यहाँ अचर पद जो है वो भी गुणांक कहलाता है। तो यहाँ पर गुणांक कौन है? -6 है। इस बात को समझ गए? यानी कि हम लोग द्विघात बहुपद को भी अब समझते हैं। यानी ये द्विघात बहुपद है, इसके शून्यक मतलब क्या? जो इसको 0 के बराबर कर दे, और इसके गुणांक जो कि है 1, 1 और -6। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है, उसी संबंध को हम लोग यहाँ पर आज पढ़ेंगे। ठीक, तो अचानक से तो तुरंत नहीं समझ में आएगा कुछ। पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए और उसके बाद जैसे जैसे आप इसको देखते जाइएगा, वैसे वैसे जैसे जैसे हम लोग कंक्लूजन पर पहुंचते जाएंगे, उसके नज़दीक पहुंचेंगे, वैसे वैसे आप लोगों को सब चीज़ समझ में आने लगेगा। ठीक है, चलिए। उससे पहले एक और रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक ना? चलिए देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ और चीज़ों को समझते हैं। देखिए, जो कि ज़रूरी है। इसको समझने के लिए यहाँ जो कुछ बता रहे हैं इसको समझना ज़रूरी है। बिना इसको समझे हुए फिर इसको हम लोग नहीं समझ पाएंगे। देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, याद कर लेते हैं शून्यकों का योगफल बराबर -b/, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/, याद कर लेते हैं, सवाल बना लेते हैं, बस हो गया। लेकिन जब आप गंभीरतापूर्वक इस क्लास को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, सिर्फ याद करने से काम नहीं चलेगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक व्यवस्थित ढंग से सीखी जा सकती है। समझ गए? तो चलिए देखिए, सबसे पहले ये आपका द्विघात बहुपद है। इसको समझने में कोई दिक्कत? इस द्विघात बहुपद का हमको शून्यक निकालना है। ठीक ना? तो शून्यक निकालना है तो सबसे पहले इसका गुणनखंडन करते हैं। तो गुणनखंडन करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस द्विघात बहुपद को 0 के बराबर करेंगे। देखिए, इस द्विघात बहुपद को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 को किसके बराबर करेंगे? 0 के बराबर करेंगे। उसके बाद ये एक्स स्क्वायर वाला पद और ये -6 दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा? -6x²। कितना होगा? -6x²। अब बीच वाले पद को तोड़ेंगे। बीच वाला पद कौन है? x है। इसको तोड़ना है तो x को तोड़िएगा तो वो तो 1x है। अब उसको क्या तोड़िएगा? ठीक ना? आधा x जोड़ आधा x, हाँ वो भी लिख सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा आसान ये होगा। देखिए, 2x - x, यानी 2x में से अगर 1x घटा देंगे तो क्या बचेगा? 1x बचेगा। ठीक ना? इसके जगह पर हम यहाँ पर 2x - x लिख सकते हैं। लेकिन क्या 2x - x लिखेंगे? तो नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इस दोनों को गुना करने पर -6x के बराबर होना चाहिए। ठीक ना? तो इस दोनों को गुना करेंगे तो -2x² होगा। अब देखिए, अब हम यहाँ लिखेंगे 3x - 2x। तो 3x में से 2x घटेगा तो कितना बचेगा? x बचेगा। 3x को -2x से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? -6x² हो जाएगा, यानी इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ इस x के जगह पर 3x - 2x लिख सकते हैं। तो देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ x की जगह पर लिखेंगे 3x - 2x, -6 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं बात को? अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो शुरू वाला दोनों है और ये जो बाद वाला दोनों है पद, इन दोनों में कॉमन लेंगे। बताइए, इन दोनों में कौन सी ऐसी चीज़ है जो दोनों में मिल रही है, मैच कर रही है, कॉमन है?
तो हम देख रहे हैं कि x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस यहाँ क्या बचेगा 3, ये x निकल जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा। यहाँ 2x था तो एक x निकल गया तो एक x बच गया। अब इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें x है तो यहाँ x नहीं है, लेकिन दोनों में -2 कॉमन आ जाएगा। देखिए -2 यहाँ भी है, यहाँ से निकल जाएगा तो x बचेगा। अब वहाँ भी -2 है, कैसे है तो -6 को हम लोग लिख सकते हैं -2 × 3, दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा -6 ही होगा, नहीं होगा। तो -6 को -2 × 3 लिख सकते हैं, उसमें से -2 अगर कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा, यानी कि +3। ठीक है, यहाँ तक तो समझ ही रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ पर, वो करते क्या है कि यहाँ का शुरुआत का x लिख देते हैं, और यहाँ शुरुआत में जो है बाहर कॉमन जो है -2 उसको लिख देते हैं, ठीक ना, इस तरह से एक ब्रैकेट में, और फिर यहाँ x + 3 लिख देते हैं। आई बात समझ में, ऐसा वो लोग लिख देते हैं। लेकिन जब उनसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए आखिर क्यों इस x को और क्यों इस -2 को लिख दिए यहाँ पर, तो उसके पास कोई जवाब ही नहीं होता है, वो निरुत्तर हो जाते हैं। आ गई बात समझ में। अब देखिए ये सही है, लेकिन ऐसे प्रोसेस ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो आप फिर कहिएगा कि कैसे करना चाहिए, तो यहाँ देखिए हम लोग कॉमन लेने का टेक्निक तो जानते ही है। जब x यहाँ भी था, x यहाँ भी था, तो x कॉमन आ गया दोनों जगह से। उसी तरह देखिए अब यहाँ बीच का माइनस तो दिख रहा है, यहाँ तक देखिए, शुरू से लेके यहाँ तक इसको, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इसको, इसमें और इसमें कुछ ऐसा चीज़ है जो दोनों में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। x + 3 यहाँ भी है, x + 3 यहाँ भी है, दिख रहा है दोनों में। तो हम अब करेंगे क्या, यही x + 3 को कॉमन ले लेंगे, ठीक ना। ये जो टेक्निक हम लोग लिखते थे कि इस x को लिख देंगे, इस -2 को लिख देंगे, वो कोई तरीका नहीं हुआ लिखने का। अब ये तरीका हुआ कि हम x + 3 यहाँ पर भी है, x + 3 यहाँ पर भी है, तो कॉमन ले लिए। तो इसमें से यहाँ से लेके यहाँ तक में से अगर ये x + 3 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा यहाँ। और इसमें से अगर ये x + 3 निकलेगा तो क्या बचेगा, ये -2 बचेगा यहाँ पर। तो ये हो गया x - 2। आ गई बात समझ में। अब देखिए ध्यान से, एक बात यहाँ पर हमको बताना है, ये चीज़, ये लाइन और ये लाइन, ये सब एक ही चीज़ है, ये कुछ भी अलग अलग चीज़ नहीं है। इसी चीज़ का यहाँ पर गुणनखंडन हो गया है, फैक्टराइजेशन हो गया है। बहुपद चैप्टर यदि आप शुरू से पढ़ रहे हैं तो आप एक एक टर्म्स को अच्छा से समझ रहे हैं, ठीक ना। बहुपद में एक द्विघात बहुपद होता है, एक रैखिक बहुपद होता है। गौर कीजिए, ये कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। इसी द्विघात बहुपद का क्या किया गया है, गुणनखंडन किया गया है। इस द्विघात बहुपद का गुणनखंडन करने से होता क्या है कि ये दो रैखिक बहुपदों के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। अब द्विघात बहुपद पढ़ने से पहले रैखिक बहुपद भी हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको भी जरा सा याद कीजिए। ये x + 3 कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। ये x - 2 कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। तो इस द्विघात बहुपद को पढ़ने से पहले हम लोग रैखिक बहुपद भी पढ़ चुके हैं। तो ध्यान से देखिए, ये एक घात वाला बहुपद है x + 3, ये एक घात वाला बहुपद है x - 2। तो ये दोनों रैखिक बहुपद, ये द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद दो रैखिक बहुपदों के गुणनफल के रूप में यहाँ पर टूट चुका है, व्यक्त हो चुका है। समझ गए। जैसे यहाँ देखिए, हम 6 का गुणनखंडन ऐसा कर सकते हैं 2 × 3। तो एक बात बताइए, तो अगर इस 2 को इस 3 से गुना करेंगे तो ये 6 प्राप्त नहीं होगा, 8 10 प्राप्त हो जाएगा क्या, नहीं, यही 6 प्राप्त होगा वापस से। अगर इसको इससे गुना करेंगे तो यही मिलेगा। ठीक उसी प्रकार अगर आप x + 3 को x - 2 से गुना करेंगे तो यही प्राप्त होगा। समझ गए। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इन सभी बातों को समझ रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग, फिर भी हम इस चीज़ को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट को पूरा विस्तार से कोई चीज़ बता देने पर ज़्यादा समझ में आता है। आ गई बात समझ में। तो पूरा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इन सभी बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरी बात है, किसी भी चीज़ पर ज़्यादा विस्तार से चर्चा करने पर वो चीज़ दिमाग में पूरा सेट होता है। बहुत जल्दीबाजी में अगर आप किसी चीज़ को देखिएगा तो वो दिमाग में सेट नहीं होगा, समय देने पर वो ज़्यादा समझ में आता है। आ गई बात समझ में। अब देखिए, ये आपको पूरा सेट होगा दिमाग में। ये द्विघात बहुपद है, इसका गुणनखंडन हुआ है, तो ये दो रैखिक बहुपदों के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो चुका है। ये दोनों रैखिक बहुपद है। आ गई बात समझ में। इसको कहेंगे गुणनखंड। x + 3 और x - 2 जो है इस द्विघात बहुपद का, ये दोनों क्या है, गुणनखंड। यदि आपसे हम पूछेंगे बताइए x² + x - 6 का एक गुणनखंड कौन है, तो आप कहिएगा x + 3। दूसरा गुणनखंड x - 2।
ठीक। अब ये भी ध्यान में रखना है कि ये 2 घात वाला है तो ये दोनों एक एक घात वाला है, समझ गए। दोनों एक एक घात वाला गुना होगा तो इस द्विघात के बराबर होगा। अब ये भी ध्यान में रखना है कि जिस तरह से ये 2 और 3 को गुना करने पर वापस से ये 6 होता है, उसी तरह ये x + 3 x - 2 से गुना होगा तो वापस से x² + x - 6 के बराबर होगा। इसको इसके बराबर होना ही होना है। आ गई बात समझ में? या तो आप इस बात को समझ लीजिए, नहीं तो यहाँ हम आपको गुना करके भी दिखा सकते हैं। देखिए थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन देखिए, अब x + 3 को अगर हमको गुना करना है x - 2 से तो कैसे गुना करेंगे? सबसे पहले इस x को इस दोनों से गुना करेंगे, ये x दोनों से गुना होगा, किससे? x - 2 से, ठीक। उसके बाद इस 3 को दोनों से गुना करेंगे, यानी ये +3 किससे गुना होगा? इस x - 2 से, ठीक है। अब आप देखिए क्या होगा, ये x इस x से गुना होगा तो कितना हो जाएगा? x²। ये x इस -2 से गुना होगा तो क्या होगा? -2x। ये 3 इस x से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 3x। ये 3 इस -2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? -6। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये तो x² हो गया, ये लास्ट में -6 हो गया, और ये दोनों देखिए दोनों सजातीय पद है। दोनों क्या है? सजातीय पद है, तो दोनों अलग अलग रहेगा नहीं। यहाँ 3x है, यहाँ -2x है, यानी 3x में से ये 2x क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो जब 3x में से 2x घटाइएगा तो कितना x बचेगा? 1x बचेगा। एक तो लिखते नहीं है तो सिर्फ +x लिख देंगे। अब देखिए आप यहाँ जो चीज़ है यही बहुपद यहाँ था, x² + x - 6। तो इस चीज़ को समझ गए? यहाँ तक क्लियर हो गया कि इसी द्विघात बहुपद का ये गुणनखंडन है और इसको इससे गुना करने पर इतना प्राप्त होगा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया? कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ये सिर्फ दिखा रहे थे गुना करके। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 हिस्से में बांट देंगे। इसको भी 0 के बराबर करेंगे x + 3 को, और इस x - 2 को भी 0 के बराबर करेंगे। इसको क्यों करेंगे उसका भी कारण है, 2 संख्याओं का गुणनफल 0 हो रहा है, ठीक ना। तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या फिर दोनों 0 होगा। तो हमको तो पता नहीं कि कौन 0 होगा, तो दोनों को 0 कर करके देख लेते हैं। एक बार इसको भी 0 के बराबर करके देख लेते हैं, एक बार इसको भी 0 के बराबर करके देख लेते हैं। ऐसा करने से x का मान -3 निकलता है, ऐसा करने से x का मान +2 निकलता है, ठीक ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस द्विघात बहुपद में आप x की जगह पर -3 रखेंगे तो ये द्विघात बहुपद 0 के बराबर हो जाएगा। उसको भी रख के दिखाना पड़ेगा, इससे पहले तो बता ही चुके हैं। अब इसको यहाँ पर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। x का मान 2 आप इस द्विघात बहुपद में रखिएगा तो वो भी 0 के बराबर हो जाएगा। इसी -3 और +2 को क्या कहते हैं? इस द्विघात बहुपद का शून्यक कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्यक। आ गई बात समझ में? तो ये तो हो गया इसका शून्यक, समझ गए। इस द्विघात बहुपद को कितने शून्यक हो गए? 2 शून्यक हो गए, ठीक ना। एक बात बताइए, अगर किसी आदमी को 2 बेटा हो तो दोनों तो बेटा ही होगा, बड़ा भी बेटा छोटा भी बेटा, दोनों तो बेटा ही है। लेकिन क्या दोनों को बेटा बेटा ही कहा जाता है कि उन दोनों का नामकरण भी कर दिया जाता है? राम, श्याम, मोहन, सोहन, ऐसा नामकरण भी होता है कि नहीं होता है? उसी तरह ये जो द्विघात बहुपद है इसको 2 शून्यक है, एक x बराबर -3, एक x बराबर 2, लेकिन दोनों तो है शून्यक ही। इन दोनों शून्यकों का नामकरण भी कर दिया गया। नामकरण कैसे किया गया है? तो देखिए, इस पहले वाले शून्यक को अल्फा कहा गया। क्या कहा गया? अल्फा। ये क्या है? अल्फा है। याद कीजिए जब पाई पढ़ा रहे थे उस समय हम आपको बताए थे ग्रीक अल्फ़ाबेट का लेटर। तो ग्रीक अल्फ़ाबेट में ये सब लेटर है, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, ये सब किसके लेटर है? ग्रीक अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं, यूनानी वर्णमाला के अक्षर हैं ये सब। इससे पहले हम लोग इसके बारे में बातचीत कर चुके हैं। तो इसी का प्रयोग करते हैं हम लोग शून्यकों को दिखाने के लिए। एक शून्यक को हम लोग अल्फ़ा कह देते हैं और दूसरे शून्यक को क्या कह देते हैं? बीटा कह देते हैं। तो देखिए, एक शून्यक को यहाँ पर अल्फ़ा कह दिया गया, दूसरे को बीटा कहा गया। अच्छा, एक बात और याद रखना, ये कोई ज़रूरी नहीं कि अल्फ़ा बराबर -3 ये है, अल्फ़ा बराबर 2 भी हो सकता है। इसको भी अल्फ़ा कह सकते थे, इसको भी बीटा कह सकते थे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी एक शून्यक को हम लोग अल्फ़ा बोल देते हैं और किसी एक शून्यक को हम लोग क्या करते हैं? बीटा बोल देते हैं। समझ गए? अब आप हमको बताइए कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा?
ठीक ना, यानी कि शून्यकों का योगफल है। देखिए ये अल्फा क्या है शून्यक, बीटा क्या है शून्यक, अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल कितना होगा -3 + 2 बराबर क्या हो जाएगा -1। और अगर हम आपसे पूछेंगे कि शून्यकों का गुणनफल बताइए, इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा बताइए, तो अल्फा की वैल्यू -3 और बीटा की वैल्यू कितनी 2। तो -3 को ये 2 गुना होगा, -3 में ये 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा -6। इस बात को अब आप लोग बताइए, इस बात को समझ चुके हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, ये अल्फा का मान रख दिए, बीटा का मान रख दिए, दोनों को जोड़ दिए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, तो अल्फा का मान रख दिए, बीटा का मान रख दिए, दोनों को गुना कर दिए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर निकला -1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर निकला -6। समझ गए। अब मोटा मोटी समझिए कि अगर हम आपको कोई बहुपद लिख दें इस तरह से 2x² + 7x - 9, इस तरह से कोई बहुपद लिख दें, ठीक ना। और अगर हम आपको कहेंगे कि बताइए इस बहुपद में अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा। तो अब आपको करना क्या पड़ेगा, ये अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए पहले इस द्विघात बहुपद का इस तरह से गुणनखंडन करना पड़ेगा, उसके बाद उसका दोनों शून्यक निकालना पड़ेगा और उसके बाद दोनों शून्यकों को जोड़कर अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा और दोनों शून्यकों को गुना करके अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना पड़ेगा। आप ऐसे ही निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। लेकिन अब सुनिए, अभी जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, तो ये जो शून्यकों का योगफल है और ये गुणनफल है, इस शून्यकों के योगफल और गुणनफल को हम लोग बिना शून्यक को निकाले हुए भी निकाल सकते हैं। ये अल्फा और बीटा निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो बिना शून्यकों को निकाले हुए कैसे निकालेंगे, तो किसकी सहायता लेंगे, गुणांकों की सहायता से निकालेंगे। यहाँ जो गुणांक है x² का गुणांक 1, x का गुणांक 1 और यहाँ -6 है, ठीक ना, इन गुणांकों की सहायता से निकालेंगे। आई बात समझ में। जैसे देखिए ये जो द्विघात बहुपद है, इसके अल्फा प्लस बीटा, इसका जो अल्फा प्लस बीटा है वो होगा -7/2 और अल्फा इंटू बीटा होगा -9/2। समझ गए। अब आप कहिएगा ये बात तो पहले नहीं पड़ी, नहीं आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम एक स्टेप आगे करके दिखा दिए ना, अभी तो आप लोगों को सिखाए नहीं है, पहले ही हम करके दिखा दिए, तो कभी समझ में आएगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि बिना शून्यक निकाले हुए, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ इस बहुपद में अल्फा और बीटा का मान निकाले, फिर उसको जोड़े और उसको गुना किए, लेकिन इसमें निकालना पड़ा हमको, नहीं निकालना पड़ा, बिना शून्य को निकाले हुए कर लिए। वही चीज़ आपको हम सिखाने जा रहे हैं कि बिना शून्य को निकाले हुए कैसे करते हैं। अब आ गई बात समझ में। एक और चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इस चीज़ को समझिए। आप लोग बहुपद का शून्यक निकालने के लिए तो जानते ही है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, एक रैखिक बहुपद लीजिए x - 2। बताइए इस रैखिक बहुपद का शून्यक बताइए क्या होगा। तो इस रैखिक बहुपद का शून्यक, अब तो आप लोग मौखिक भी बोल सकते हैं, देख के बोल दीजिएगा कि यहाँ x की जगह क्या रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 2 रखेंगे तो 0 होगा। इस रैखिक बहुपद का शून्यक क्या होगा, 2 होगा, ठीक ना। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है, आप एक काम कीजिए, इस बहुपद में 2 से गुना कर दीजिए, दोनों पदों में 2 से गुना कीजिए, तो क्या हो जाएगा 2x - 4। ठीक, अब इसका शून्यक निकालिए। तो इसका शून्यक निकालिएगा तो इसको 0 के बराबर कीजिएगा, 2x बराबर हो जाएगा -4 उस पार जाएगा तो +4 हो जाएगा, देयरफॉर x बराबर क्या हो जाएगा 2। अब आप देख सकते हैं इसका शून्यक भी 2 था, और जब इस रैखिक बहुपद में 2 से गुना कर दिए तब जो नया बहुपद मिला उसका भी शून्यक 2 ही है। नहीं आई बात समझ में। देखिए यहाँ देखिए, एक रैखिक बहुपद लेते हैं x - 2 ले लिए, इसमें 2 से गुना कीजिए, इस बहुपद में 2 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 4। इसमें क्या कीजिए 3 से गुना कर दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा 3x, 3 से गुना कीजिए ना, 3 गुना x 3x, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा -6। इसमें 4 से गुना, अब इसमें भी 5 से गुना कर दीजिए, मान के चलिए 5 तिया 15x - 6 पंचे 30, ठीक ना। समझ रहे मेरी बात को। अब आप देखिए, क्या ये सारे बहुपद एक बहुपद है, बिल्कुल नहीं, ये सारे बहुपद अलग अलग बहुपद है। इस बहुपद में 2 से गुना करने पर ये मिला, इस बहुपद में 3 से गुना करने पर ये मिला, और इस बहुपद में 15 से गुना करने पर ये मिला।
या फिर इस बहुपद में 5 से गुना करने पर ये मिला। समझ गए? बहुपद क्या है? बहुपद सब अलग अलग है, लेकिन एक चीज आप गौर कीजिए, सबके शून्यक सेम होंगे, उसके शून्यक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। गौर कीजिए, इसका भी शून्यक 2 होगा, रखिए यहाँ पर 2, 2 - 2 0। इसका भी शून्यक 2 होगा, देखिए रखिए यहाँ 2, 2 दूनी 4, 4 में से 4 गया 0। इसका भी शून्यक 2 होगा, 2 तिया 6, 6 में से 6 गया 0। इसका भी शून्यक 2 होगा, 2 × 15 30, 30 में से 30 गया 0। अब आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे बहुपद अलग अलग है, लेकिन सभी बहुपदों के शून्यक क्या है? सेम है। शून्यक सेम हो गया, ये कैसे हो गया? तो इस बात को समझिए, आप किसी भी बहुपद में किसी भी संख्या से गुना कर दीजिएगा। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है कि 0 से गुना नहीं करना है, क्योंकि 0 से गुना कर दीजिएगा तो वो बहुपद तो 0 के बराबर हो जाएगा। तो इतना समझ लीजिए कि 0 को छोड़कर ही बात कर रहे हैं। तो किसी भी बहुपद में किसी संख्या से गुना कर दीजिएगा, तब जो नया बहुपद मिलेगा दोनों का शून्य क्या होगा? 1 होगा। वो दोनों एक ही परिवार के बहुपद कहलाएंगे। जैसे देखिए, अच्छा ऐसा सिर्फ रैखिक बहुपद पर नहीं होगा, ऐसा द्विघात त्रिघात सब पर होगा। जैसे देखिए, ये एक द्विघात बहुपद है x² - 4, ठीक। अब ये एक द्विघात बहुपद है और ये एक द्विघात बहुपद है x² - 5। अब आपको क्या लगता है, इसका शून्यक और इसका शून्यक मैच करेगा? कभी जीवन में मैच नहीं करेगा। इसका शून्यक इसके शून्यक के बराबर कभी नहीं होगा, दोनों का शून्यक अलग अलग होगा। लेकिन अगर इसी द्विघात बहुपद में हम किसी संख्या से गुना कर देते हैं, मान के चलिए इस द्विघात बहुपद में 5 से गुना कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 5x² - 5 चौके 20। अब इस द्विघात और इस द्विघात बहुपद का शून्यक सेम होगा, जो इसका शून्यक वही इसका शून्यक। क्यों? क्योंकि इस द्विघात बहुपद में 5 से गुना करने पर यह द्विघात बहुपद मिला है। किसी भी बहुपद में 0 को छोड़कर किसी भी संख्या से गुना कर दीजिए, 2 से, 4 से, -5 से, -10 से, 1/3 से, √2 से, √4 से, जिससे गुना करना है गुना कर दीजिए, 0 से नहीं करना है सिर्फ, ठीक ना। तो किसी भी बहुपद में अगर किसी संख्या से आप गुना कर दीजिएगा तो बहुपद तो बदल जाएगा, लेकिन वो उसी परिवार का होगा और उसका शून्यक वही होगा, शून्यक नहीं बदलेगा। इस बात को समझिए। इस द्विघात बहुपद में यदि हम 5 से गुना कर देंगे तो इस द्विघात बहुपद का शून्यक नहीं बदलेगा। द्विघात बहुपद बदल गया, ये अलग बहुपद है, ये अलग बहुपद, दोनों का आप एक बहुपद नहीं कह सकते हैं। परिवार एक ही है, लेकिन दोनों का फैमिली एक है, परिवार एक है, दोनों बहुपद अलग अलग है, सदस्य दोनों अलग अलग, एक ही परिवार में अलग अलग सदस्य है, लेकिन शून्यक दोनों का एक ही होगा, दोनों एक ही छत के अंदर में है। समझ रहे बात को? फिर देखिए, कहने का मतलब हुआ कि जैसे देखिए ये x - 2 इस बहुपद को देखिए और ये 2x + 3 इस बहुपद को देखिए। आपको क्या लगता है, इसका शून्यक और इसका शून्यक बराबर होगा? कभी बराबर नहीं होगा। इसका शून्यक और इसका शून्यक अलग अलग संख्याएं, आप निकाल कर देख सकते हैं, दोनों का शून्यक बिल्कुल अलग अलग बहुपद, अलग अलग शून्यक, ठीक। लेकिन ये दोनों बहुपद तो अलग अलग है ही है, साथ ही साथ दोनों का फैमिली भी एक अलग अलग है, फैमिली एक नहीं है। इस बहुपद में अगर किसी संख्या से गुना कर देंगे, मान के चलिए इसमें √7 से गुना कर देंगे, तो इसमें √7 से दोनों पदों में गुना कीजिए, तो √7 से गुना होगा तो यहाँ हो जाएगा 2√7x और यहाँ हो जाएगा 3√7, 3√7। आप देख सकते हैं कि ये इस बहुपद का जो शून्यक होगा वही शून्यक इस बहुपद का भी होगा, शून्यक नहीं बदलेगा, दोनों का शून्यक सेम होगा, एकदम निश्चित है, कन्फर्म है। आप इसका भी शून्यक निकाल कर देख लीजिए, आप इसका भी शून्यक निकाल कर देख लीजिए। मेरे ख्याल से आप स्वतंत्र मतलब निश्चिंत रहिए, इस दोनों का शून्यक सेम होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि इस बहुपद में किसी संख्या से गुना करके आप नया बहुपद प्राप्त किए हैं और वो जो नया बहुपद है वो इसी के परिवार का सदस्य हो गया, ठीक ना। ये अलग बहुपद है लेकिन फैमिली सेम है, शून्यक सेम होगा, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई बहुपद है उसमें हम 5 से गुना कर दिए तो उसके शून्यक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर कोई बहुपद है उसमें हम 7 से गुना कर दिए तो उसके शून्यक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आ गई बात समझ में? चलिए यहाँ तक समझ गए। कुछ उदाहरण देखिए, मतलब हर चीज़ जरूरी नहीं है कि हम ही यहाँ पर बोर्ड पर लिख लिख कर दिखाएंगे। कुछ अगर समझने में आपको दिक्कत होती है तो आप लोग अपने से भी उदाहरण लेकर देख सकते हैं, समझ गए? वो ज़्यादा आपको फ़ायदा भी करेगा, ठीक ना। हर चीज़ मेरे भरोसे रहने से उतना फ़ायदा नहीं करेगा, कुछ काम जब आप खुद से भी कीजिएगा तो वो आपको ज़्यादा अच्छा भी रहेगा, समझने में भी सुविधा होगी, ठीक ना, और ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए, तो यहाँ तक की जो मेरी बात थी वो आप लोग समझ गए। जैसे ये बहुपद है, इसी बहुपद में अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² + 2x - 6 दूनी
12। आप इस बहुपद को देखिए, इस बहुपद का भी शून्यक यही होगा, -3 और 2 ही होगा। इस बहुपद का तो है ही, यहाँ भी रखकर आप देख लीजिए ना, 2 रखिए यहाँ पर, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, यहाँ 2 रखिए, 2 दूनी 4, यहाँ कितना हुआ था 8, यहाँ कितना हुआ 4, 8 4 12, यहाँ क्या है -12, कट के कितना बचेगा 0। अब देखिए बहुपद 0 के बराबर हो गया, देख लिए। तो कहने का मतलब हुआ कि इस बहुपद का एक शून्यक कौन हुआ, 2 हुआ, ये 2। उसी तरह -3 भी इसका शून्यक होगा, इसके शून्यकों का योगफल भी -1 होगा और गुणनफल भी -6 ही होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही फैमिली का बहुपद है। समझ गए, आ गई बात समझ में। यहाँ पर एक और क्वेश्चन सॉल्व होता है, देखिए यहाँ देखिए, अगर हम आपसे पूछेंगे कि बताइए ये जो बहुपद है, मान के चलिए x+3 है, इस बहुपद का शून्यक कौन होगा, तो आप कहिएगा -3। इसको कितने शून्यक हुए, सिर्फ और सिर्फ एक शून्यक हुआ, कौन, -3। लेकिन अगर हम आपसे पूछेंगे कि -3 शून्यक वाला, -3 जीरो वाला कितने रैखिक बहुपद है, यानी कितने रैखिक बहुपद है जिसका शून्यक -3 होता है, तो आप क्या कहिएगा, सिर्फ एक ही तो रैखिक बहुपद है x+3, नहीं, गलत हो जाएगा, अनेकों रैखिक बहुपद है, ठीक ना। अब अनेकों रैखिक बहुपद कौन है, तो यही x+3 है। इसमें 2 से गुना कीजिए, ये 2x + 6 हो जाएगा, 3 से गुना कीजिए 3x + 9 हो जाएगा, 4 से गुना कीजिए इसमें तो 4x + 12 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 4 से ही, 5 से ही, 6 से ही, 1/2 से, 2/7 से, 1.5 से, √2 से, √5 से, जिससे गुना करना करते जाइए। जितना भी बहुपद मिलेगा इन सभी बहुपदों का शून्यक -3 ही होगा, क्योंकि ये सारा का सारा बहुपद इसी के फैमिली का मेंबर है। अब समझ गए बात को। तो इस बहुपद को तो सिर्फ एक ही शून्यक है -3, लेकिन -3 शून्यक वाला एक ही तो बहुपद x+3 नहीं है, ऐसे ऐसे अनेकों रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद की हम बात कर रहे हैं अभी, रैखिक, ठीक ना। उसी तरह द्विघात बहुपद में भी अगर पूछेंगे, इस द्विघात बहुपद के शून्यक कौन हुए, -3 और 2। अगर हम आपसे ऐसे पूछेंगे कि 2 और -3 शून्यक वाले कितने द्विघात बहुपद हैं, तो क्या आप यही तो कहिएगा x² + x - 6 एक ही तो है, नहीं, इसका पूरा फैमिली यानी ये भी है। समझ रहे हैं मेरी बात को। इसमें 3 से गुना कर देंगे वो भी है, 4 से गुना कर देंगे वो भी है, उसका भी शून्यक यही होगा 2 और -3। कंप्लीट, यहाँ तक समझ गए। अब आप कहिएगा कि ये सब बातें क्यों बता रहे हैं, ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं आगे समझने के लिए, ठीक ना, नहीं तो आगे फिर नहीं समझ में आएगा। समझ गए। अब वैसे भी ज़्यादातर बच्चा जो α + β = -b और α × β = c रट लेता है, उसको ये सब पता भी नहीं रहता है। आ गई बात समझ में। अब देखिए, ये आपका बहुपद हो गया x² + x - 6, ये द्विघात बहुपद हो गया। अब बताइए इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड कौन कौन हुआ, x+3 और x - 2, ठीक। इस द्विघात बहुपद का शून्यक कौन कौन हुआ, यहाँ से α = -3, यहाँ से β = +2, ठीक ना। इस चीज़ पर गौर कीजिए, यहाँ 3 चीज़ें हैं, इन तीनों बातों पर गौर कीजिए। ये द्विघात बहुपद हो गया आपका, ये दोनों उसका गुणनखंड हो गया, और ये दोनों उसका शून्यक हो गया। फिर से बोल देते हैं, ये द्विघात बहुपद, ये गुणनखंड, ये शून्यक, इसको कहेंगे गुणनखंड। ये x+3 और x - 2 क्या है, फैक्टर है, गुणनखंड है। देखिए ना, गुना के रूप में दोनों खंड है, इस दोनों को गुना करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, करके दिखा चुके हैं हम लोग। अब हम ये जानना चाहते हैं आप लोगों से कि देखिए गुणनखंड में अगर x+3 हुआ, गुणनखंड में क्या है, x+3 हुआ, तो शून्यक क्या हो गया, -3। और गुणनखंड में अगर x - 2 है तो शून्यक क्या है, +2। नहीं यार, बात समझ में, ध्यान दीजिए। अगर गुणनखंड में यहाँ -2 है तो ये -2 बराबर के उस पार जाएगा, ये -2 तो +2 बन जाएगा शून्यक में। और गुणनखंड में अगर +3 रहेगा, x+3, तो ये +3 उस पार जाएगा तो -3 बनेगा कि नहीं बनेगा, समझ रहे हैं। तो अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर शून्यक -3 रहेगा तो गुणनखंड क्या कहिएगा, बताइए, x - 3 कि x+3। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, x+3। अच्छा, अगर शून्यक यहाँ पर प्लस में है, शून्यक अगर प्लस में है, β = +2, तो गुणनखंड में क्या दीजिएगा, x+2 की x - 2, x - 2। इस चीज़ को सेट कीजिए दिमाग में। अगर हमको शून्यक दिया हुआ है तो उससे हम गुणनखंड लिख सकते हैं, गुणनखंड लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इन दोनों गुणनखंडों को अगर गुना करेंगे तो किसके बराबर होगा, अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, उस बहुपद के बराबरी पर पहुंच जाएंगे।
फिर से सुनिए, इसके जगह पर एक दूसरा उदाहरण हम आपसे पूछ रहे हैं। बताइए, यहाँ अगर अब 5 रहता, यहाँ -3 की जगह अगर 5 रहता एक शून्यक, अगर किसी बहुपद का शून्यक 5 है तो उसका गुणनखंड कितना होगा? ठीक ना, उसका गुणनखंड क्या होगा? x - 5। कितना होगा गुणनखंड? x - 5। आ गई बात समझ में? अच्छा बताइए, अगर यहाँ b के जगह पर, अगर यहाँ दूसरा शून्यक अगर यहाँ -√2 कर दें, ठीक ना, बताइए अगर दूसरा शून्यक -√2 होगा तो उसका दूसरा गुणनखंड क्या होगा उस द्विघात बहुपद का? x - √2। क्या होगा? ये x - √2 ही रहेगा? नहीं, अगर माइनस है तो गुणनखंड में क्या होगा? प्लस, और अगर प्लस में है तो गुणनखंड में माइनस। शून्यक में जो साइन रहेगा ना वो गुणनखंड में बदल जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। तो शून्यक में अगर माइनस का साइन है तो गुणनखंड में प्लस का साइन हो जाएगा। इस चीज़ को समझिए। अब फिर इन दोनों को गुना कर देंगे तो हमको बहुपद नहीं मिल जाएगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? समझ गए इस बात को? कोई दिक्कत? चलिए, अब ये क्यों बता रहे थे वो भी समझाते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ, माना कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद p ऑफ x बराबर ax² + bx + c, जहाँ a 0 के बराबर नहीं है, के शून्यक है। यानी ये एक द्विघात बहुपद है जिसमें a 0 के बराबर नहीं है। इस सब बात पर तो पहले भी चर्चा कर ही चुके हैं, उस पर उतना भी ध्यान नहीं देना है। मेन चीज़ है, ये आपका द्विघात बहुपद है और इसके शून्यक कौन कौन है? अल्फा और बीटा हम लोग माने हुए हैं। ठीक ना, समझ रहे मेरी बात को? तो ध्यान से देखिए, अल्फा और बीटा दो शून्यक है। ठीक ना, तो एक बात हमको बताइए, एक बात बताइए, अगर अल्फा शून्यक है, अगर अल्फा शून्यक है, अगर दो शून्यक है, अगर दो शून्यक है तो गुणनखंड क्या होगा बताइए? x - 2। गुणनखंड क्या होगा? x - 2। उसी तरह अगर अल्फा शून्यक है तो गुणनखंड क्या होगा बताइए? तो x - अल्फा। समझे इस बात को? x - अल्फा क्या होगा? एक गुणनखंड होगा। किसका? इस बहुपद का। ठीक, चलिए दूसरा शून्यक कौन है? बीटा। अगर बीटा शून्यक है, अगर बीटा शून्यक है तो गुणनखंड कौन होगा? x - बीटा। कौन होगा? x - बीटा। देखिए ना, अगर दो शून्यक है तो गुणनखंड में क्या है? x - 2। अगर यहाँ प्लस है तो वहाँ माइनस होगा कि नहीं होगा? तो अल्फा और बीटा, यहाँ देखिए अल्फा और बीटा क्या है? शून्यक है। तो अल्फा यहाँ पर प्लस में है, यहाँ बीटा के सामने प्लस लगा हुआ अभी। ठीक, उसकी वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव उससे हमको मतलब नहीं है। ठीक ना, अभी अल्फा के सामने यहाँ क्या है? प्लस है, तो यहाँ x - अल्फा हो जाएगा। अभी बीटा के सामने क्या है? प्लस है, तो यहाँ x - बीटा हो जाएगा। आ गई बात समझ में? चलिए अब देखिए, अब एक बात बताइए, अब यहाँ -3 से ये आपका गुणनखंड निकल गया और ये जो 2 है उससे ये गुणनखंड निकल गया। अब इन दोनों गुणनखंडों को अगर गुना करेंगे तो किसके बराबरी पर पहुँचेंगे? इस बहुपद के बराबरी पर पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे? समझ रहे मेरी बात को? तो ठीक उसी तरह अगर इन दोनों गुणनखंडों को हम गुना करते हैं तो ये जो दोनों गुणनखंड है किस बहुपद का है? इसी बहुपद का ना है, तो इसके बराबरी पर ये पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा? यहाँ हम लोग लिखेंगे ax² + bx + c। ठीक ना, इसके बराबर हो जाएगा कौन? ये। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ठीक ना, अल्फा शून्यक था इसलिए x - अल्फा गुणनखंड हुआ, बीटा शून्यक था इसलिए x - बीटा गुणनखंड हुआ। ये अल्फा और बीटा किसका शून्यक था? ax² + bx + c का, इस द्विघात बहुपद का था ना। तो अगर दोनों गुणनखंडों को गुना करेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए? इस द्विघात बहुपद के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये जैसे यहाँ पर इस दोनों गुणनखंडों को गुना करेंगे तो इस द्विघात बहुपद के बराबर होगा। इससे पहले हम लोग गुना करके भी आपको दिखा चुके हैं यहाँ पर, इसलिए अब ज़्यादा इस पर तो क्वेश्चन अराइज करने की आवश्यकता है नहीं। ठीक ना, अब देखिए, अब एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहते हैं, अब ध्यान दीजिए। अब हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ हम लिख रहे हैं k, ठीक ना, और यहाँ आगे में लिख दे रहे हैं जहाँ k एक अचर है, जहाँ k क्या है? k एक अचर है। अचर मतलब k एक संख्या है कोई भी। ठीक ना, स्वाभाविक है, 0 तो नहीं ही होगी। ठीक ना, इतना अब आप लोग समझ लीजिए, ये k कोई संख्या है। अब एक बात बताइए, एक बात बताइए हमको, -3 और 2 शून्यक वाला, -3 और 2 शून्यक वाला एक ही ठो द्विघात बहुपद है, यही ठो द्विघात बहुपद है कि इसके परिवार का सब होगा? मेरी बात समझ रहे हैं? -3 और 2 शून्यक वाला, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि ये अकेला द्विघात बहुपद नहीं है,
इसमें अगर 2 से गुना कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे, 5 से गुना कर देंगे, 10 से गुना कर देंगे, जो भी द्विघात बहुपद मिलेगा सबका शून्यक -3 और 2 ही रहेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ k से गुना कर देते हैं। k क्या है, कोई संख्या है, मतलब k के जगह पे 5 रखेंगे, 7 रखेंगे, 10 रखेंगे, 20 रखेंगे, 25 रखेंगे, कोई भी संख्या रखेंगे तो वो एक ही फैमिली का बहुपद प्राप्त होगा, द्विघात बहुपद प्राप्त होगा, और उसका भी शून्यक क्या होगा, अल्फा और बीटा ही होगा। कहने का मतलब हुआ अल्फा और बीटा शून्यक वाला अकेला एक द्विघात बहुपद तो नहीं ना होगा, अनेकों द्विघात बहुपद हो सकता है। अभी हम बताए भी थे, इससे पहले हम बता चुके हैं, ठीक ना। जैसे अभी भी यहाँ देखिए ना, -3 और 2 शून्यक वाला क्या ये अकेला द्विघात बहुपद है, नहीं। इसके जैसे जैसा अनेकों है, अनेकों मिलेगा कैसे, तो यहाँ -6 की जगह 7 लिख देंगे तो उसका भी शून्यक यही हो जाएगा -3 और 2, नहीं। यहाँ -6 की जगह 7 लिखने से नहीं होगा, तब नहीं होगा। इस बहुपद में करना क्या पड़ेगा, 2 से गुना कर देंगे। इस बहुपद में हम अगर 2 से गुना कर देंगे तब जो बहुपद मिलेगा उसका शून्यक यही दोनों होगा। इस बहुपद में 3 से गुना कर देंगे तो जो बहुपद मिलेगा उसका शून्यक यही दोनों होगा। तो इसमें 3 से गुना कीजिए, 4 से, 5 से, 7 से, उसी को व्यापक रूप में हम लोग कह देते हैं कि k से गुना कर देंगे, मतलब कोई भी अचर से गुना कर देंगे। समझ गए, 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन तो देखिए ये जो ax² + bx + c है वो क्या किसके बराबर हो जाएगा, k × x - अल्फा × x - बीटा के बराबर हो जाएगा। अब आ गई बात समझ में, यहाँ k क्यों लिखा गया है, समझ गए। चलिए देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आपको ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं होगी। करना क्या है कि इस x को इस दोनों से गुना करना है, इससे भी इससे भी। तो x इस x से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, x²। ये x इस -बीटा से गुना होगा तो हो जाएगा -βx। अब इस -अल्फ़ा को इससे गुना करना है तो ये हो जाएगा -अल्फ़ा x। इस -अल्फ़ा को इससे गुना करना है तो माइनस गुना माइनस प्लस अल्फ़ा गुना बीटा, अल्फ़ा बीटा। आ गई बात समझ में। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हो गया आपको k, ठीक ना। अब देखिए यहाँ सबसे पहले x² है तो x² लिख देंगे। एक चीज़ गौर कीजिए, इन दोनों में गौर कीजिए, ये दोनों सजातीय पद है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, ठीक ना। तो हम देख रहे हैं कि दोनों सजातीय पद है, तो हम करेंगे क्या, इस दोनों जगह से x को कॉमन निकाल लेंगे, ठीक ना। तो एक काम कीजिए, यहाँ देखिए -x यहाँ भी है और -x यहाँ भी है, तो -x को कॉमन लीजिए। किसको कॉमन लीजिए, -x को कॉमन लीजिए। तो यहाँ क्या बचेगा, बीटा, यहाँ क्या बचेगा, प्लस अल्फ़ा। समझ गए। अब यहाँ देखिए, अगर माइनस और x यहाँ से निकल जाएगा, माइनस और x, तो क्या बचेगा, यहाँ बीटा बचेगा। माइनस और x निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, अल्फ़ा बचेगा, ठीक है। हम लोग करते क्या है, अब यहाँ बीटा प्लस अल्फ़ा लिखा, अच्छा रहने दीजिए। चलिए यहाँ पर अल्फ़ा × बीटा, इसको रहने दीजिए। समझ गए। अब देखिए एक लाइन और बढ़ जाएगा, ये देख लीजिए। यहाँ हो जाएगा x² माइनस, एक काम करते हैं, इस x को यहाँ इस ब्रैकेट के इस पार लिख देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x जो है इस पार से गुना हो कि उस पार से गुना हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। x को दरअसल उस पार लिख देते हैं, जैसे यहाँ उस दाहिने तरफ है ना, उसी तरह यहाँ पर इस पार से हटा के उस पार लिख दिए, ठीक है। यहाँ बीटा प्लस अल्फ़ा है ना, तो उसको थोड़ा सा सीधा करके अल्फ़ा प्लस बीटा लिख देते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए वहाँ 4 जोड़ 3 लिखा हुआ है, इसको अगर हम 3 जोड़ 4 लिख देंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी क्या, इससे क्या दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस ये अल्फ़ा बीटा तो रहेगा ही आपके पास। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए ये इस पार, तो ये जो चीज़ है इसको हम बार बार लिख नहीं रहे हैं, लेकिन ये इस पार तो है ही, ax² + bx + c तो आ ही रहा है ऊपर से। अब इस k को इससे गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, kx²। k को इससे गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, -k × अल्फ़ा + बीटा × x। इस k को इससे भी गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, k अल्फ़ा × बीटा। यहाँ तक हो गया। अब देखिए इस पार का चीज़ जो देख रहे हैं ये चीज़, इस पार का जो चीज़ देख रहे हैं ये चीज़, दोनों चीज़ एक दूसरे के क्या है, बराबर है। इधर भी द्विघात बहुपद है और इधर भी द्विघात बहुपद है। समझ रहे बात को, ये भी द्विघात बहुपद है, ये भी द्विघात बहुपद है। कैसे, अब ध्यान दीजिए, इस पार भी x² वाला पद है, इधर भी x² वाला पद है, यहाँ भी x वाला पद है, यहाँ भी x वाला पद है, इधर भी अचर पद है, इधर भी अचर पद है। आ गई बात समझ में। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये दोनों चीज़ क्या है, एक दूसरे के बराबर है।
ये चीज़ दरअसल इसके क्या है, बराबर है। हम लोग करते क्या है, अब चूंकि ये दोनों चीज़ बराबर है तो निश्चित रूप से इधर जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है और इधर जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है सेम चीज़ होगा। एक बात बताइए, ये जो a देख रहे हैं, ये a क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ गुना में है a, यहाँ a की वैल्यू 2, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, k, यहाँ k की वैल्यू 3 अगर हो जाएगा, ये a 2 और ये k 3 अगर हो जाएगा तो ये दोनों कभी बराबर होगा, कभी बराबर ही नहीं होगा। इसको इसके बराबर होने के लिए अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ a है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर का गुणांक k को इसके बराबर a के बराबर ही होना पड़ेगा इस k को, यानी 2 अगर यहाँ होगा तो यहाँ भी इसको 2 ही होना पड़ेगा, तब ना ये पूरा चीज़ इस पूरे चीज़ के बराबर होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? देखिए यहाँ हम लोग लिखते हैं दोनों और एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स के गुणांक और अचर पद की तुलना करने पर, चूँकि ये पक्ष इस पक्ष के बराबर है इसलिए हम लोग कंपेरिजन करेंगे। इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, a, इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, k, दोनों को बराबर होना पड़ेगा निश्चित रूप से। इधर x का गुणांक कौन है, यहाँ x का गुणांक b, यहाँ x का गुणांक कौन है, इधर x का गुणांक कौन है, गुणांक मतलब क्या, उसके पीछे में जो भी गुना में है सब लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हो गया आपको x का गुणांक। इधर अचर पद कौन है, c, इधर अचर पद, तो अचर पद तो ये पूरा ना हो गया अचर पद, ये हो जाएगा आपको के अल्फ़ा बीटा। अब आप कहिएगा कि कैसे आप समझ रहे हैं कि ये पूरा हो जाएगा, अरे इसमें x लगा हुआ है कहीं, वेरिएबल तो आपका x ही न है। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, इसमें कहीं x है नहीं है, तो ये सब अचर हो गया, ठीक ना। अल्फ़ा और बीटा क्या है, अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक है, शून्यक का मतलब कोई संख्या ही न है, तो ये दोनों तो सब पहले से ही शून्यक है। ये के क्या है, वो भी तो हम लोग अचर ही माने हुए हैं। इस बात को समझ गए यहाँ तक? इसको मान लेंगे 1, इसको मान लेंगे 2 और इसको मान लेंगे 3, ठीक ना। अब देखिए यहाँ, अब हम लोग क्या करते हैं, इस समीकरण 2 में, यहाँ जो समीकरण 2 देख रहे हैं, इस 2 में इस 1 से भाग देते हैं, ठीक ना। समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर, अगर इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख दें 2/1 करने पर, इससे कोई दिक्कत किसी को? इस 2 में इस 1 से भाग देंगे तो पहले समीकरण 2 लिख लीजिए। यहाँ देखिए 2 में क्या लिखा हुआ बताइए, 2 में लिखा हुआ b बराबर माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक ना। हाँ, a में क्या लिखा हुआ, 1 में क्या लिखा हुआ, a बराबर k, तो भाग दीजिए। अब इसमें यहाँ क्या है बताइए, a भागा a हो जाएगा, इधर भाग कौन हो जाएगा, k हो जाएगा, बीच में बराबर का चिन्ह रहेगा। देखिए 2 में 1 से भाग देना है, तो ऊपर में ये 2 है, b बराबर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, और 1 यहाँ पर है a बराबर k, तो ये हो गया a बराबर k। समझ गए? अब देखिए ये k और ये k क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक ना। देयरफॉर देखिए यहाँ पर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा के आगे में क्या लगा हुआ, माइनस, अगर इसको उस पार से इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या हो जाएगा यहाँ, अल्फ़ा प्लस बीटा। ये जो b बाय ए है, ये b बाय ए, अगर इस b बाय ए को उस पार ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस b बाय ए। इस बात को समझ गए? ये अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस b बाय ए। समझ गए? अब ध्यान से सुनिए, बहुत सारा स्टूडेंट इसी को धड़ल्ले से रट्टा मार लेता है, लेकिन अगर इसको आप ऐसे लिख देंगे तो और ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए यहाँ अगर इस अल्फ़ा प्लस बीटा को हम लिख दें शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस b क्या है बताइए तो। यहाँ देखिए तो ये b जो है, ये b किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का कि x का, तो माइनस b, तो b के जगह पर लिखेंगे x का गुणांक, क्या लिखेंगे, x का गुणांक। अब बटे a है, a किसका गुणांक है बताइए, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। आ गई बात समझ में? तो ये एक रिजल्ट यहाँ पर हो गया, माइनस शून्यकों का योगफल बराबर
माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक ना। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, दो में एक से भाग दिए थे, अब की बार 3 में 1 से भाग देंगे, 3/1 करने पर, ठीक ना। देखिए 3 में क्या लिखा हुआ है, c बराबर के अल्फ़ा बीटा, यहाँ लिखिए c, यहाँ लिखिए के अल्फ़ा बीटा। अब भाग किससे देंगे, 1 से, तो a में क्या है, a बराबर के, यहाँ a से भाग दीजिए और यहाँ k से भाग दीजिए, तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक ना। तो बताइए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हुआ, c बटे a। तो हम लोग यहाँ देयरफॉर लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c बटे a। अब कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि ये अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इस पार आया तो माइनस क्यों नहीं लगा, इसमें तो माइनस लगा, लीजिए इसमें माइनस लग गया, तो ये भी तो c बाय a उस पार जाएगा तो उसमें भी माइनस लगेगा, फिर तो ये माइनस और ये माइनस कट ही जाएगा, नहीं कट जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बाय, यहाँ भी देखिए ना क्या लिखा हुआ, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बाय a। समझ गए, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। देखिए अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ लिखेंगे, जिस तरह यहाँ लिखे हैं शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, उसी तरह यहाँ लिखना पड़ेगा हम लोगों को शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ हमारे पास जगह नहीं है, जगह की कमी है थोड़ी सी, इधर यहाँ लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब क्या हुआ, शून्यकों का गुणनफल, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल। ये जो देख रहे हैं c क्या है, अचर पद, तो उसके जगह पर लिख दिया अचर पद। अब बटे में a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये हो गया, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साबित हो गया है कि शून्यकों का जो योगफल होता है वो माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको क्या पढ़ना था, याद कीजिए, द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो देखिए शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध का मतलब क्या हुआ, शून्यकों और गुणांक, एक तरफ शून्यक होगा दूसरी तरफ गुणांक होगा। ये देखिए ये एक तरफ क्या है, अल्फा बीटा, यहाँ क्या साबित हुआ, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय। तो अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा क्या है, शून्यक है, और ये b और a जो देख रहे हैं, ये b और a जो देख रहे हैं, ये b a क्या है, गुणांक है, किसका गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक और x का गुणांक है। फिर उसी तरह यहाँ अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हुआ, c बटे a हुआ, तो अल्फा और बीटा वापस से क्या है, शून्यक है, और ये c और a क्या है, ये c और ये a क्या है, गुणांक है। c है अचर पद और a है आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो टॉपिक पढ़ना था हम लोगों को, द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, इस चीज़ को समझ गए, किसी को कोई दिक्कत समझने में। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय, ये शून्यक ये गुणांक, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय, ये शून्यक इधर गुणांक, यही हुआ शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। अब कैसे ये प्रूव हुआ इसको आप लोग बिल्कुल समझ गए। अब आपको करना क्या है कि इस भाषा को भी याद रख लेना है। देखिए ये तो सब याद रखता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय, लेकिन इसमें कभी कभी क्या होगा कि आप लोग फंस जाइएगा। फंस कैसे जाइएगा, तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेंगे, अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक ना। अब इसके माध्यम से क्या होगा, यदि आपको ये अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना होगा, तो अल्फा और बीटा नहीं निकालना पड़ेगा, यानी शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालने के लिए आपको शून्यक निकालने की आवश्यकता नहीं है, सीधे गुणांक के हेल्प से ही निकल जाएगा। इसी को देख के निकाल लेंगे, इस माइनस बी बाय ए कर देंगे, शून्यकों का योगफल निकल जाएगा, और सी बटे ए कर देंगे, गुणनफल निकल जाएगा। आगे बात समझ में। शून्यक निकालने की आवश्यकता अब आप लोगों को नहीं पड़ेगी, इसका यही बेनिफिट हुआ, इतना पढ़ने का यही मतलब हुआ, समझ गए। नेक्स्ट क्लास में यही सब काम करना है, लेकिन यहाँ द्विघात की जगह क्या कर देना है, त्रिघात बहुपद पर करना है। त्रिघात बहुपद में क्या सब होता है उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ सवाल बना लेते हैं, ठीक ना। कुछ क्वेश्चन बना लीजिएगा तो दिमाग थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, समझ गए, तब ज़्यादा समझ में आएगा त्रिघात बहुपद, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए, किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं।